जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि ज्यादातर आरटीआई रिप्लाई में सभी सीपीआईओ ये बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में रिस्ट्रिक्टेड है, या वो ये बोलेंगे कि ये 7-9 में वॉल्यूमिनस है, या ये बोलेंगे कि आप आके अवलोकन करिए। और कुछ संस्थान ऐसे हैं कि जो पैन इंडिया फैले हुए हैं और ऐसे में अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। इसके पीछे मंशा ये भी रहती है कि आरटीआई एक्टिविस्ट पे किसी तरीके का हमला कराया जाए। जी, मैं इसी संदर्भ में आपके राय जानना चाह रहा हूँ। जी तो इस विषय पर भास्कर प्रभु जी हमारे बीच में है, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। भास्कर प्रभु जी। सेक्शन 7-9 में उनको जवाब देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको क्या कहना चाहिए कि सेक्शन 7-9 में रिजेक्शन नहीं होता है। सेक्शन 7-9 में कहा जाता है कि ये वॉल्यूमिनस है। तो वॉल्यूमिनस क्या है, किस हिसाब में है, वो आप पूछ सकते हैं। और पैन इंडिया में जब इंफॉर्मेशन रहती है, तो अगर उस ऑफिसर के पास में नहीं है, तो अगर कलेक्शन करने के लिए जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। और सब कुछ एक ही जगह से सब कुछ कलेक्शन करना भी इट्स नॉट सो प्रैक्टिकल। तो आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह में से लेनी पड़ेगी, और उस हिसाब में आपको सेक्शन 7-9 फिर लग नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी जो बात है कि ये इसमें सेक्शन 7-9 का जवाब देने कोई हमलेवार की बात नहीं है। सूचना अधिकार के कायदे में ये सेक्शन 7-9 लिखा गया है, लेकिन वॉल्यूमिनस का डेफिनेशन बहुत वेग है। यानी हर एक पब्लिक अथॉरिटी अपने हिसाब में, या आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और सेकंड अपील में जाके कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा ये क्यों वॉल्यूमिनस नहीं है। और एक इंस्पेक्शन के लिए महाराष्ट्र में हमने एक ऐसे किया है कि जब इंस्पेक्शन को बुलाते हैं, तो एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमने एक सर्कुलर निकलवा के लिया है कि जब इंस्पेक्शन को बुलाते हैं तो उन्होंने पूरी फाइल की डिटेल देनी चाहिए, और उसका समय सीमा देना चाहिए, यानी कि टोटल कितने बजे आना, कभी आना। और अगर समझो एक सर्कुलर ऐसे भी उसमें लिखा है कि अगर समझो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस इंस्पेक्शन के समय में अगर उनको कोई अर्जेंट काम निकलता है, तो उसमें एक पावर डेलीगेट करके जाना चाहिए कि कौन इंस्पेक्शन उसको कौन अधिकारी दिया जाएगा। और ये जो चीजें हैं उनको अगर हम अभी एप्लीकेंट्स को ये कहते हैं, अगर जब फाइल इंस्पेक्शन को बुलाते हैं तो फाइल नंबर, उसकी इंडेक्सिंग देख लेना, फाइल में फ्रंट पेज रहता है उसमें पूरी इंडेक्सिंग देख लेना। जब ये सब चीजें जब हम करेंगे, तो एक जागरूक नागरिक की तरह से हम इंस्पेक्शन और बाकी सब ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि जवाब क्या देते हैं ये सोचना से ज्यादा जवाब उन्होंने देने से, उन जवाब जब भी दिया है उसको हम कैसे अकाउंटेबिलिटी लाएं, ये बात हमने करने चाहिए। जब ये जैसे थोड़ी देर पहले एक इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि भाई बोर्ड के ऊपर कितने खर्च किए और उनकी डिटेल मुझे दे दो, ये बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि बोर्ड लगने का एक तरीका है, बोर्ड लगवा के लेना भी एक तरीका है। तो उन्होंने एक जो बात कही है, ऐसे ही हमने करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो करूंगा, एक बार दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि सर मेरा जो संदर्भ था वो सैनिक स्कूल से था, और हमारे पास बहुत सारे सैनिक जी जैन सिंह जी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। और हमारे बीच में मैसेज प्राप्त हुआ है श्री प्रवीण भाई पटेल जी का, और जानकारी मिल रही है कि माननीय रश्मि ओझा जी, प्रोफेसर रश्मि ओझा जी कार्यक्रम से लीव करना चाह रही हैं। तो मैं प्रवीण भाई पटेल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद के साथ उनको विदाई दें। सर आप जारी रखिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एक मिनट प्रवीण भाई, प्लीज लिव इट। एक मिनट मेरे को दे दीजिए बस। मैं रश्मि ओझा जी को, आप सभी मेहमान यहाँ जितने भी हैं और साथी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द हमारे बीच फिर से आएंगे। धन्यवाद मैडम। जरूर, थैंक यू।
ये शिवानंद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम ने हमें बहुत अमूल्य समय अपना दिया और निश्चित तौर पे वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करती रहे। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें और आप जयंत सिंह जी जो अपनी बात अधूरी आपकी कुछ थी कृपया शॉर्ट में पूरा कर लें और अपन डिस्कस करेंगे। हाँ बताएं। जी, मैं ये कह रहा था प्रवीण साहब कि जब हमारे स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हैं, हर राज्य में हैं, तो हर राज्य में सीपीआईओ अलग अलग है और हर सीपीआईओ कुछ इसी तरीके का जवाब देता है, जिससे सबसे संभावना ये क्षीण हो जाती है कि एक ही वक्त पे सब बुला रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो आप एक ही जगह पहुंच सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स ये लोग करते नहीं है। आप इन जो फोन नंबर्स देंगे वो किसी भी फोन नंबर पे कॉल कनेक्ट नहीं होती है। भास्कर प्रभु सर सुन पा रहे हैं? भास्कर प्रभु सर ठीक है। हमें लगता है कि भास्कर प्रभु सर से आपने बात पूछी थी और वो आपकी बात का जवाब दे रहे थे। अब इसमें देखिए ऐसा है जयंत सिंह जी की एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और जी मतलब इंस्पेक्शन के लिए वो बुलाएंगे, इंस्पेक्शन का 2J1 में अधिकार भी होता है आरटीआई में, तो वो इंस्पेक्शन के जी दौरान क्या करेंगे, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो तो एक अलग इशू है। पर हम उसको ऐसे डील कर सकते हैं कि जब हमें इंस्पेक्शन के लिए बुलाएं तो हम अकेले ना जाएं वहां पर, यदि हमें ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा कुछ सरकारी कार्यालयों में होता नहीं है कि मतलब हर जगह इतना खतरा रहे कि मतलब वो हमारे साथ मार धाड़ी करें या इस तरह से सब करें। ऐसा हमारा तो मतलब थोड़ा बहुत इस तरह से अनुभव रहता है कि उनका वो बहुत हैप्पी नहीं रहेंगे, दे आर वेरी अनहैप्पी कि हम जब आरटीआई लगाते हैं उनसे जानकारी मांगते हैं। पर इतनी दूर तक सर्टेनली। जाएंगे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन यदि होता है, यदि ऐसा हमें अनुभव हो कि हो रहा है, तो हम उसमें इंस्पेक्शन के दौरान अन्य साथियों के साथ जा सकते हैं। 2-4 हम साथी अपने ले लें और एक आध मीडिया वालों को भी हम साथ में ले सकते हैं और जी विधिवत हम उसको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए लिख सकते हैं। जैसे आपने अभी चर्चा की, हमारे पूर्ववर्ती साथी ने नरोत्तम शर्मा जी ने चर्चा की और उन्होंने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का भी इस विषय में निर्देश है। वो अग्रवाल जी का एक याचिका थी जिसको लेकर के ये जारी किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक सर्कुलर भी है। उस सर्कुलर में बात कही गई है कि मतलब जब भी आवश्यकता पड़े तो आरटीआई वर्कर्स को एक सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए। तो इन्हीं स्थितियों के लिए है और वहां पे हम मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सब सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए और कुछ भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। दोनों केसेस रहते हैं, तो जैसा हो तो उस तरह से करें और आगे इसके लिए प्रयास करें सब कोई मिल करके। जयंत सिंह जी, उम्मीद है कि आपको थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा होगा। और हमारे बीच में और भी प्रश्न है। एडवोकेट संतोष कुमार जी अपनी कुछ बात करना चाह रहे हैं, उमेश प्रसाद जी हैं, तो एडवोकेट संतोष कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात आप रखें। हेलो, मैं ना इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जो इंस्पेक्शन के बारे में। हाँ सुरेंद्र भनोट जी, हाँ बताएं। ये इंस्पेक्शन के लिए ना तो कमीशन आपको फोर्स कर सकता है, ना पीआईओ फोर्स कर सकता है। ये इंस्पेक्शन सिर्फ जो प्रार्थी है वही कह सकता है कि मैंने इंस्पेक्शन करनी है तो करवाई जाए। तो इंस्पेक्शन के लिए जब भी पीआईओ या कमीशन आपको कहे कि आप जाके इंस्पेक्शन कर लो, तो आपको विरोध करना है इसका। आपको वहां नहीं जाना है, उनको कहो कि मेरे को आपने जो भी देना है लिख के दो और मेरे को जो सूचना भेजनी है बाय पोस्ट भेजो। आपको उसके ऑफिस में जाना ही है। तो ये एक मेरा अनुरोध है लोगों से। जी सर, जी सर। जी, तो आप लिखित तौर पे जिस प्रकार से सुरेंद्र भनोट जी ने अपना अनुभव शेयर किया है, वो भी आरटीआई के विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी ये संस्था भी है और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि इसमें कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि इंस्पेक्शन करना है नहीं करना है, लेकिन हमारी स्वेच्छा पर है कि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसका प्रावधान इनफैक्ट 2J1 में भी है कि इंस्पेक्शन हम करें और करके ही यदि कोई दस्तावेज हम देना चाहें तो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारा कोई कह रहा है कि वॉल्यूमिनियस दस्तावेज है, बहुत सारे हैं, तो आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है भाई ज्यादा है तो आप आके इंस्पेक्शन कर लो। तो हम इंस्पेक्शन करके उनमें से काम की चीजें ले लेते हैं। वो 1000 पन्ने बता रहे हैं तो हम गए तो पता चला 50 पन्ने ही हमारे काम के हैं, तो उसको देख करके छांट लिया और छांट करके उनको बता दिया कि आप इनको सर्टिफाइड करके हमें दे दो। तो ये फायदे कुछ होते हैं।
तो आगे हम बढ़ते हैं और हमारे बीच में हाँ आप श्रीमान जी, एक कोई आवाज आ रही थी, कौन बोलना चाह रहे हैं? तेजस हाँ सर, मैं दूसरे जी, तेजस हाँ सर जो थे। बताइए बताइए। जी सर, सर मैंने भी 2J1 में इंस्पेक्शन किया था ग्राम पंचायत मांगरोली में 2J1 के तहत। हाँ। तो उसमें जो प्रथम अपील अधिकारी थे, ये क्या करते थे, जो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते थे वो छुट्टी लेके चले जाते थे। तो यहाँ पे जो प्रथम अपील अधिकारी थे, ये डेट पे डेट लेते थे। जैसे आज की डेट ली, फिर वो चले गए, वो जगह पे नहीं मिलते थे जहाँ हमको जाना था, फिर वो दूसरी डेट लेते थे और 2 हफ्ते के बाद फिर तीसरी डेट लेते थे। जैसे वो पेशी नोट शीट जैसे चलाते थे। ये ऐसा है क्या सर इसमें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है तेजस जी। और अभी हमारे बीच में राहुल सिंह सर नहीं है, पर उन्होंने सबसे पहले इसको हाईलाइट किया था। एक ऑर्डर था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं होगा और हमारे जी ग्रुप्स सर। वगैरह में, तो आप मैसेज करिएगा, मिल जाएगा। जिसमें हाई कोर्ट के जजेस जो उसमें देख रहे थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मतलब सूचना आयोग इनफैक्ट ना केवल सिर्फ लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है जो बार बार पेशी करवाए। क्योंकि आप जानकारी मांग रहे हैं और आप जिन बिंदुओं पर जानकारी मांग रहे हैं वो स्पष्ट है, वो देनी चाहिए। तो जानकारी आप दे, तो आपको पेशी करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पेशी वाली बात हाँ, वो आपने कही, पेशी उसको करा आप रहे थे। हाँ उसको आप डिनाई कर सकते हैं। और और सर इनफैक्ट उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने डेट डेटे गए और उसके बाद इंस्पेक्शन करवाए थे। उसके बाद उन्होंने 3 अधिकारी दिए थे, हम भी गए थे, उन्होंने 2-4 फाइल लाए थे। तो बिल जो उनके लगे थे, जिसमें पेंट लगना सब जीएसटी के बिल थे, मगर जहां उनने पेंट लगना लिखा था, हमने उस जगह पे जाके चेक किया था कि यहाँ पेंट तो है ही नहीं। तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा पेंट उड़ गया। मैंने कहा कौन सा पेंट लगाया आपने, 6 महीने में पेंट उड़ गया आपका? तो मैंने बोला बताओ आप। तो उन्होंने उसमें घपला किया था, तो वो हमने नोट किया था। हम वहाँ पंचनामा भी बनाते थे कि हमने ये 2J1 के तहत ऐसा ऐसा किया और हमने यहाँ बिल देखा और हम जगह पे गए तो हमको ये नहीं दिखा, तो हमने ऐसा पंचनामा किया था। अधिकारियों के भी हस्ताक्षर लिए, उनकी भी हस्ताक्षर लिए, हमने भी हस्ताक्षर किए। उसके बाद में इन पूरे प्रकरण को हमने एक शिकायत पत्र जैसा टाइप किया और उसके बाद में हमने जिला पंचायत अधिकारी जो कार्यपालन अधिकारी होते हैं उनको दिया और एक जनपद पंचायत सीईओ को दिया था। तो अभी 4 महीने हो के लगभग जो हमको जो गड़बड़ लगा था, जो राशि का हमको रिकवरी करवानी थी, जो राशि वहाँ लिखी थी मगर वहाँ लगी नहीं थी, जिस भी मद की राशि उसी मद में खर्चा नहीं हुई थी, तो हमने कहा था कि इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई की जाए। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और अभी तक 3-4 महीने बीत चुके हैं। तो हम अभी आगे क्या कर सकते हैं ऐसे मामले में? कंप्लेंट देने के बाद भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, हमको इंस्पेक्शन में जो दिखना था वो अलग दिखा। ऐसा बिल्कुल, देखिए वो तो आपने जब इंस्पेक्शन किया तो आपको उनको सर्टिफाइड मांगना पड़ेगा वहाँ पे। वो आपको इस तरह से जवाब देंगे कि 2J1 के तहत यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ है और ये दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया है, ये चीजें मिली हैं। तो उसको तो पहले आपको सर्टिफाइड लेना पड़ेगा, पंचनामा ही पर्याप्त नहीं है। तो उनसे बोल ले लें दस्तावेज और उसके साथ में आप शिकायत करें। और शिकायत में यदि कार्यवाही नहीं होती है तो 1-2 और रिप्रेजेंटेशन देकर के कोर्ट में मूव कर सकते हैं। टाइमली आपके ग्रीवेंस का रिड्रेसल नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए फिर कोर्ट ही है तरीका, या कि उनके उच्च अधिकारियों को दे दें। जैसे हमने पहले जनपद सीईओ को दिया, फिर जिला सीईओ को दिया, कलेक्टर को दे दिया, कमिश्नर को दे दिया, संभाग आयुक्त को। ये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो हम स्टेट चीफ सेक्रेटरी को मूव कर गए, उसके बाद पंचायत विभाग को। एक चीज हुई थी, इसके बाद में इन लोग ने दबाव लाया था। मैंने तो इनसे पैसे लिए नहीं, क्योंकि ये भी कोशिश करते हैं कि आरटीआई से बचने के लिए अपने को कुछ पैसा दे के हटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इनको दिया। तो जिला लेवल तक इन्होंने सेटिंग कर ली। उसके बाद में मैंने क्या किया, वो एक पीजी पोर्टल आता है, पीजी पोर्टल आता है एक दिल्ली का, एक डायरेक्टर ऑफ ग्रीवियंस का पोर्टल आता है। मैंने उसमें इनकी जांच दी थी, शिकायत दी थी। तो वहां से अपर सचिव का लेटर जारी हुआ मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन को, अपर सचिव को, कि यहाँ की जो मैंने शिकायत करी है 2J1 में जो मैंने खामियां दर्शाई है, ये खामियों की जांच वहाँ की कोई टीम गठित करके करे। ऐसा उन्होंने लेटर भेजा है मुझे 11 तारीख को, ये 11 अक्टूबर को, और 45 दिनों में उसकी जांच करके रिपोर्ट मंगाई है उन्होंने। अब उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि अभी आगे क्या होगा। तो इसी विषय में था, 2J1 में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो मैंने दिल्ली के वो पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट करी थी। वहां से आदेश हुआ वल्लभ भवन को, और वल्लभ भवन को 45 दिनों में उसके ऊपर जांच करने के निर्देश दिए उन्होंने, 45 दिन के अंदर। नहीं, ठीक है। वो तो अपन जब कोई और नीचे की अथॉरिटी काम नहीं कर रहे हैं तो हम हायर में जाते हैं, पीजी पोर्टल पे करते हैं, वहां से कार्रवाई हो रही तो अच्छी बात है। लेकिन हम तो बहुत अच्छा उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया का पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम बिल्कुल करप्ट खत्म हो चुका है। और शिकायतों की तो कोई, अब आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे हैं तो शिकायतों में क्या कार्यवाही करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। पर एनीवे ट्राई करते रहिए। अब आगे कार्यक्रम में अपन बढ़ते हैं और भी प्रश्न लेते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट संतोष कुमार जी हैं, रविंद्र प्रसाद जी हैं, उमेश प्रसाद जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका हैंड रेज है, कृपया अनम्यूट करके अपने आप से बात रखें। उमेश प्रसाद जी।
अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ सर, देख पा रहे सर? जी जी हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार, मेरा ये कहना है सर कि लॉ कॉलेज में क्लिनिकल, आपको फिर से म्यूट हो गया है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस वगैरह तो लॉ कॉलेज करती नहीं है। हाँ हेलो। अपनी बात आप फिर रखिए, बीच में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, म्यूट हो गया था, बताइए एक बार मेरा ये कहना है सर, कॉलेज में जो लीगल अवेयरनेस के लिए जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट की जा रही है, इस बीच में अगर कोई घटना घटती है हमारे स्टूडेंट के साथ, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में अगर घटना घटती है, तो उसका इंश्योरेंस या कुछ कवरेज का कॉलेज उत्तरदायित्व होते हैं क्या? इस विषय पर हमारे बीच में वेंकट रामन जी हैं, वो अपनी बात आप भी रखेंगे और साथ में आपके इस प्रश्न का जवाब भी देंगे। सर हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी जी जी। नमस्कार नमस्कार वेंकट रामन जी। शिवानंद जी, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप हर संडे ऐसा वेबिनार कंडक्ट करते हैं। वेबिनार का माध्यम मुझे भी आप जैसे महान व्यक्तियों जो आरटीआई के लिए, समाज के लिए जो काम करते हैं, सबसे परिचय भी हो रहा है, इसलिए आपको मेरे तरफ से थैंक यू। और जी वेंकट रमन सर, एक उमेश प्रसाद जी ने एक प्रश्न पूछा है और क्लिनिकल लीगल एड के विषय में, तो उनकी बात पर थोड़ा सा उनका जवाब भी आप दे दें। उमेश प्रसाद जी, आप एक बार फिर शॉर्ट में अपना प्रश्न रिपीट करिए वेंकट रमन जी को, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, ये जवाब आप ही दीजिए। आई थिंक क्लिनिकल लीगल एड तो प्रवीण सर हैं, प्रवीण पटेल जी हैं, वो हाँ आपकी बात का जवाब देंगे। प्रवीण सर। मैं जो समझ पाया हूँ कि इनके कुछ प्रॉब्लम है जो एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, और उसमें लीगल एड क्लिनिक कैसे काम कर सकती है। एक तो यदि आप लोग के स्टूडेंट हैं उसी कॉलेज के अंदर, तो कोई बात नहीं है, आप अपने लीगल एड क्लिनिक जो भी है यदि चलता हो तो वहाँ जाके ये बात रखिए। और लीगल एड क्लिनिक जो है ये वर्चुअली एक कोर्ट ही है, इसको मॉक कोर्ट बोलते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, सीनियर फैकल्टी रहती है, सीनियर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और वहाँ पे ये केस आपका जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, आपकी जो कंप्लेन है उसको लेके, और उसमें केस कैसे चलता है उसके ऊपर बात होगी, और जरूरत पड़ेगी तो फिर इन लोग आगे कोर्ट में भी भेज सकते हैं। तो इट इज वर्चुअली जो लीगल एड क्लिनिक है वो ये कोर्ट ही है, मॉक कोर्ट। जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कई जगह में आप देखेंगे, मैं इसकी बात आई है तो थोड़ा 2 मिनट और चाहूंगा शिवानंद जी से थोड़ा एक्सप्लेन करने में। आपने सुना होगा जो प्रसाद मेडिकल ट्रस्ट वाला किस्सा है, जिसमें दीपक मिश्रा जी टेंटेड में बोलता हूँ, उनके ऊपर काफी दाग लगे, उसमें चींटे भी उड़े, और चींटे क्या, वो कादा भी उड़ना चाहिए था, वो केस ही ऐसा था। एक बिल्डिंग बन गया जिसके अंदर कमरे हैं और कुछ हॉस्पिटल नाम की कोई चीज नहीं है, और उन्होंने कहा कि मुझे एडमिशन की परमिशन चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया परमिशन देती है स्टूडेंट को एडमिट करने के लिए। जब कुछ था ही नहीं तो वहां एडमिट कैसे करेंगे? तो ये केस अलग है, मगर उसी का रूप आप देखेंगे लीगल एड क्लिनिक, ये भी लॉ कॉलेज के साथ में उसी का मतलब वही रहता है। जैसा एक अस्पताल का मतलब होता है कि स्टूडेंट नहीं है चाहिए तो अस्पताल होनी चाहिए, नहीं तो ट्रेनिंग कैसे होगी? कोई कागज पढ़ के तो कोई डॉक्टर नहीं होने वाला है कि उसको कोई चित्र दिखा देगा कि तुम ऐसे काटो वैसे काटो, तो वो होना नहीं है। लाइकवाइज यदि आपकी कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक फंक्शनल है और चल रही है, तो वहां जाके आप अपना केस रखिए, मॉक ट्रायल करिए, और उसके बाद एक मामला बना के आप कोर्ट में भी दीजिए। उसमें आपका जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी भी जिम्मेदारी है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। धन्यवाद। यस शिवानंद भाई। जी धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि उमेश प्रसाद जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और हमारे बीच में अन्य साथी भी हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है।
तो कृपया एक एक करके अपना एडवोकेट संतोष कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? और रविंदर प्रसाद जी भी ने भी अपना हैंड रेज किया हुआ है, तो अपनी बात रखें एक एक करके। गोविंद पाटीदार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ रविंदर प्रसाद जी, हाँ रविंदर कुमार जी बताइए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था सर कि अभी हमारे शैलेश गांधी जी ने ये सर बताया कि सीआईसी हो या मतलब कह सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन केस को रीओपन नहीं कर सकती। तो जैसा कि मैं एक पेपर कटिंग में पढ़ रहा था, एक आरटीआई ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो उसमें ये दिखाई जा रहा था कि किरणवाला जी 10-10, 5-5 साल पुराने केसेस को उठा करके जो लगा हुआ फाइन उसको एग्जाम कर दे रही थी। तो ऐसे कैसा हो जाता? अगर रीओपन नहीं किया जा सकता तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसका पर कुछ मुझे बताएं सर। नहीं, इस बात का जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा। उनका कहना ये था कि यदि एक बार सीआईसी में या कि एसआईसी में संबंधित जो भी आपके सूचना आयुक्त हैं, यदि उन्होंने केस की सुनवाई कर दी है, मतलब आपका प्रकरण हियरिंग में आ गया है और उन्होंने उस पर फाइनल डिसीजन दे दिया है, मतलब डिसीजन एक तरह होता है कि होल्ड करके रखना कि उन्होंने उस पर डिसीजन नहीं दिया हुआ है, तो अगली पेशी आपकी हो जाए और उसमें वो अपनी बात कहते फाइनल। लेकिन यदि उन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया है और वो ऑन पेपर हो गया है, तो उनका कहना ये था कि आरटीआई कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको रिव्यू किया जाए उसको, मतलब वो सूचना आयुक्त या कोई भी सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त सब एक जैसे होते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक सिंगल बेंच हो और फिर उस पर वो डबल बेंच हो या फिर मल्टीपल बेंच हो जैसे कोर्ट में होता है, ऐसा वहां पे नहीं होता है। तो मतलब एक आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई भी हो, तो जितनी पावर उसकी होती है एज ए सूचना आयुक्त, तो वही पावर आपके उस स्टेट की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती है, और वही इक्वल पावर मतलब डिसीजन देने में एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर की होती है। तो मतलब उसको आप विद इन कमीशन उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसको रीओपन नहीं किया जा सकता, उनका कहना ये था। अब यदि उसको आप चैलेंज करना है आपको, तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां ही उसको रिट पिटीशन के माध्यम से वैलिड रीजन के साथ में आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं। ये मामला था। उम्मीद है कि आपको इस बात का प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और आगे जो हमारे बीच में आएंगे सर थोड़ा इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने किरणवाला जी उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त है, उनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये पुराने केसों का जो लगा हुआ जो फाइन था उसको एग्जेम्प्टेड कैसे कर रहे हैं? नहीं, तो पुराने केस का फाइन एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, फाइन तो उनको देना पड़ेगा। नहीं, उनको डॉक्टर नूतन ठाकुर ने जो अभी उनके हस्बैंड, क्या नाम है उनका सर, मुझे नाम नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा चर्चा में रहा है, जिनको पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई थी। अनुराग या ऐसे कुछ, अनुराग ठाकुर या इस तरह से। हाँ बताइए। हाँ सर, तो उनकी मिसेज ने उनको चैलेंज किया, उनको हटाने के लिए मांग की है और अब तक के लिए उनको बर्खास्तगी का मांग किया था। वो पेपर कटिंग में ग्रुप में डाल दूंगा सर, आप ही लोगों ग्रुप से मैं कहीं प्राप्त किया हूँ। तो उन्होंने एग्जेम्प्टेड किया है। वहाँ एक एडवोकेट भी हैं जो आरटीआई केस स्पेशल देखते हैं सूचना आयुक्त में। मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से हूँ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। तो सर मैं उनको पढ़ रहा हूँ और उनका हवाला सुना भी है और देखा भी गया है, वो एग्जेम्प्टेड करती हैं, ऐसा ये फैक्ट है। ऐसा कैसे हो रहा? अगर जब रीओपन नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं करते, तो किसी अधिकारी ने चैलेंज किया है तभी तो उन्होंने एग्जेम्प्टेड किया उसको, मतलब एग्जेम्प्टेड किया हुआ कैसा हो गया? इस बारे में मैं चर्चा कर रहा था सर। नहीं, हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं। हमारे बीच में और भी एक्सपर्ट है आरटीआई के, तो बल्कि उनका भी हम यहाँ पे व्यू ले लेते हैं। वीरेंद्र कुमार जी ठक्कर हमारे बीच में है, वो आरटीआई के विषय में वो रिसोर्स पर्सन रहे हैं और बहुत अच्छा वो उन्होंने काम किया है, काम भी कर रहे हैं हर कार्यक्रम में। वीरेंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? अपने आप को अनम्यूट करके इनके प्रश्न का यदि आपके पास जवाब है तो। हालांकि इस विषय पर सुरेंद्र भनोट जी भी जवाब दे पाएंगे। सुरेंद्र भनोट जी, आप इन महोदय के प्रश्न का आप जवाब दे दें। ये ना एक एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन कमीशन में सारे इंडिया में, कि पीआईओ डिसीजन के बाद कोई एप्लीकेशन लगाता है तो उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करके उसके जो फाइन वगैरह या उसको जो भी निर्देश दिए होते हैं उसको वो डिल्यूट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप ना सेक्शन 17 में एक पिटीशन डालो गवर्नर को इस कमिश्नर के अगेंस्ट कि ये इसका कंडक्ट बिल्कुल अनलॉफुल है और ये असंवैधानिक तौर पे डाला हुआ है डॉक्टर नूतन ठाकुर ने गवर्नर जी को और सस्पेंड करने की मांग की है। तो अब चल रहा है प्रकरण सर अभी।
ये गवर्नर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और कैबिनेट गवर्नमेंट से चलती है। तो गवर्नर उसको सरकार को भेजेगा, सरकार उसके ऊपर निर्णय लेगी, तो इसमें वो काफी टाइम लगा देंगे। तो आपको इमीडिएटली हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाल के कहना कि इनको डायरेक्ट करे कि इसके ऊपर जल्दी डिसीजन ले, और हाई कोर्ट उसको 1-2 महीने में डिस्पोज ऑफ करने के लिए बोलेगा उनको, तो फिर इसके ऊपर प्रक्रिया शुरू होगी। हमने पंजाब में भी ऐसे एक कमिश्नर को ऐसे ही डिसमिस करवाया, तो आप इसको इस तरीके से करिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जी सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र जी का ये जो एडवाइस है इसको आप फॉलो करिए, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यदि वो कर रहे हैं तो वो इलीगल है, और उसको रिव्यू इस तरह से करके कोई एक ऑर्डर हो गया है कि 25,000 जुर्माने का, तो उसको 25,000 से 20,000 नहीं कर सकते। उसी समय वो पेपर कटिंग आज ग्रुप में डाल दूंगा सर, और वो पढ़िएगा सर, आप डाल दीजिए। शिवानंद जी, 1 मिनट में इंटरव्यू करूं। हाँ हाँ, आप इनसे पेपर्स मंगा लीजिए, और यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल करना होगा तो वी विल ट्राई टू हेल्प हिम। हाँ तो ठीक है रविंद्र कुमार जी, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, और हमारे नंबर पे भी आप यही जो जूम आईडी और कोड है इसका, इसी यही हमारा मोबाइल नंबर है, इसमें आप डाल दीजिएगा। और जी मैटर ये सर मेरा नहीं है सर, मैटर ये पूरे देश पे जाता है कि मतलब ये जब रीओपन नहीं कर सकते हैं केस को, तो एग्जेम्प्टेड हुए डॉक्टर नूतन ठाकुर ने इसको चैलेंज किया होगा। ये असंवैधानिक कार्य कर रही हैं श्री किरण बालाजी हैं जो सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश में। समझ गया, लेकिन जब नूतन ठाकुर जी ने ही इसको चैलेंज किया हुआ है, वो कोर्ट में जाएंगी, वो सब सक्षम है, वैसे भी काफी काम कर रहे हैं वो दोनों लोग, तो आप फिर उनपे रिलाय करिए और उनको देखिए कि क्या उसका डिसीजन आता है, तो अच्छा है। फिर यहाँ की जरूरत नहीं है ना हम लोगों को इंटरवेन करने की यहाँ पर, या नहीं सर, चर्चा का विषय था तो मैंने सर रखा है, इसलिए कोई बात नहीं सर। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, और सुरेंद्र जी ने आपकी बात का जवाब भी दे दिया है। अब आगे कार्यक्रम में चलते हैं, और चूंकि समय भी काफी बीत गया है, तो हम माननीय वेंकट रमन जी को ट्रस्टी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस इनवाइट करेंगे, और वो कार्यक्रम में अब इस समस्त बिंदुओं को लेकर के अपना विचार रखेंगे, और फिर कार्यक्रम को कंक्लूड भी करेंगे। वेंकट रमन जी। थैंक यू शिवानंद जी। I compliment you for conducting this meeting every Sunday। और एक हफ्ता पहले ही आरटीआई दिवस जो देश भर मनाया गया, हर एक पेपर, एवरी न्यूज़पेपर का फ्रंट पे एडिटोरियल में आरटीआई स्लो डेथ ऐसा आर्टिकल छपाया गया। इसमें यह भी लिखा गया कि कई लाखों केस, 3 लाख का ऊपर केस पेंडिंग है, ये सब क्लियर होने में 7 साल से अधिक समय होगा, और कई जगह इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं अपॉइंट किया, और काफी दिस थिंग इन द एडिटोरियल दे हैव कवर्ड। इतना क्लियरली पेपर में आने के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रहा है। मेरा एक सुझाव है, आप आरटीआई मूवमेंट चला रहे हो और इतना अच्छे तरह से चला रहे हो, बट आई फाइंड देयर इज अ मैनेजमेंट क्राइसिस इन दिस मूवमेंट। एक हफ्ता पहला अन्ना हजारे का भाषण सुना जो शैलेश गांधी ने मॉडरेट किया था मनी लाइफ फाउंडेशन के तरफ से। उस समय प्रवीण पटेल ने बहुत अच्छा सवाल उठाया अबाउट इलेक्ट्रल बॉन्ड। अन्ना हजारे ने उसका जवाब दिया, जन आंदोलन करो तो ही इसका हल निकलेगा। हर एक विषय का जन आंदोलन करने का सुझाव दिया है। यही बात आज भगवान जी रायानी का मुंह से भी हम लोग सुना, लेकिन जन आंदोलन करने का, लेकिन उन्हें अन्ना हजारे ने एक बात बताया, जन आंदोलन करने का जो लीडर है उसका कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, उसका ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड शुड बी क्लियर, लाइक अन्ना हजारे का खुद का बैकग्राउंड जैसा है, तो सक्सेसफुल होगा। ये वो जो जवाब दिया उसके बाद समाप्त हो गया। मुझे उस जवाब का भी एक सवाल है। अन्ना हजारे लेवल का आदमी, उसको पता लगता है कि उसका कैलिबर का आदमी कौन है इंडिया में। आपको और हमें दिखाई नहीं देगा, मुझे तो आप सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन अन्ना हजारे का जैसे हम बड़े बड़े शंकराचार्य जो मठ होते हैं, लाइक श्रृंगेरी होगा, कांची होगा, द्वारका होगा, पुरी होगा, हर एक शंकराचार्य अपना जीवन का समय में ही अपना जो डिसाइपल को 3-4 को ट्रेन करते हैं, बाद में एक को शंकराचार्य बन जाते हैं उनका मृत्यु के बाद।
ड्यूरिंग इस लाइफ टाइम ओनली अपना सक्सेसर अपॉइंट करते हैं। उधर कोई सेल्फिश मोटो नहीं है जो मत चलाने का। फिर भी वो इतने साल, कई साल, 100-500 साल से ये सब यही सिस्टम चल रहा है। वैसे अन्ना हजारे भी पूरा इंडिया में एक एक लीडर वो खुद he should have chosen the disciple and should have appointed on all India level. Today अन्ना जी का सक्सेसर कौन है आपको हमें पता नहीं है, लेकिन आज का वेबिनार का और कई पिछले 1 साल का हमारा कांटेक्ट का अन्ना हजारे लेवल का कैलिबर मुझे तो शिवानंद जी में दिखाई दे रहा है। शिवानंद जी जो अपने आईआईटी ग्रेजुएट होने के बावजूद ये समाज सेवा में इतना जुड़ा है, आई थिंक शिवानंद should take up the leadership on a management level. He should have a nationwide organization of a person of his caliber. और वो जो वेबिनार करेगा उसमें हमारे जैसे आदमी शामिल नहीं होगा। Only the leaders from each district, each village, each city, all will be there and form a core committee under the leadership of Shivanand, because he is a good, he is a IIT graduate, very learned man, and the way he conducts the meeting is extraordinary. I am very much impressed with Shivanand, the way he conducts the meeting. सबका समय भी देता है, सबको इज्जत भी करता है. I think he is the right leader. He should take up the leadership. And of course, Praveen Patel जैसा expert, he is a super expert. He can form the administrative background. But Shivanand, because of the way this thing and all, like he's totally committed, he should become the leader for RTI this thing. Under the core committee guidance of Shailesh Gandhi and all the people, he should form a all India level core committee and work out a strategy and conduct a webinar inviting people like Aam Aadmi like us or advocate and other things, so that हमें भी जानकारी मिलेगा. आप ऐसे वेबिनार करने में क्या होता है, लाइक हमारे जैसे आदमी आता है लेकिन फिर भी हमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, ये बात का मुझे दुख होता है. आज हम नरोत्तम जमीन का सुना, जब शैलेश गांधी ने सुझाव दिया था कि हाईकोर्ट चले जाओ, लेकिन उन्होंने फंड का बारे में बात किया. हम कहाँ से कोर्ट जाने के लिए हमारे पास फंड नहीं है. ये तो कॉमन फैक्टर है अमंग्स द एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट अपना समय देते हैं, घर का इतना निकालते हैं और जान भी क्या होता है खतरे में है, फिर भी इतना एक्टिव करते हैं. आई थिंक शिवानंद जी, यू मस्ट ऑल्सो डू अ डोनेशन ड्राइव. It will start with me, I don't mind. But the thing is, we must collect some funds so that there are good activists all over India. उनके पास ये माध्यम नहीं है कि they don't have the resources to buy a smartphone, they don't have resources to buy a computer or a laptop. I think you should help them so that what you need is, पैसे वाला तो लाखों आदमी है, लेकिन क्या देने वाला भी लाखों है, मैं खुद देखा हूँ. लेकिन एक ही बात है, डोनेशन इकट्ठा करने का लेने वाला का हाथ साफ चाहिए, वही है. जब पब्लिक को लेने वाला का हाथ साफ मालूम हुआ, डोनेशन कलेक्ट करना बहुत आसान बात है मेरे हिसाब से. आप एक डोनेशन कलेक्ट करके एक फंड रखना है, सो यू शुड हेल्प सच पीपल, देन ओनली द मूवमेंट विल प्रोग्रेस. अदरवाइज आज के जैसे 100 आदमी, अभी तो 40 हो गया, वैसे ही चलेगा. एंड आई कॉम्प्लीमेंट शिवानंद. I request him to take the leadership. I see an alternative to Anna Hazare only in Shivanand to lead this movement. And I request you, any help from my side, I'm ready to do, I'm ready to contribute, and any donate this thing and all. I think you must collect funds, you must have a management team and of a core committee and under the administrative head of Praveen Patel. And then only this movement can be taken forward to a greater level. नहीं तो ये छोटे छोटे इसमें याद करके, लेकिन इतना पेपर में रोज का इतना हैव गॉट ऑल द एडिटोरियल, लेकिन सब में इतना छपने का बाद भी गवर्नमेंट चुप, सरकार चुप बैठे है एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन. तो ऐसा ये करके, लेकिन जैसे भगवान जी रायानी भी काफी विषय में सही था, प्रवीण पटेल भी सही था, लेकिन अन्ना हजारे भी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन आज शिवानंद, बिकॉज नंबर वन he has got age, he has got the advantage of age. He is young and he has the advantage of education. He is highly qualified IIT graduate. Plus he has the personality, he has the oratory skill. I think Shivanand, you must take the leadership, form a core management committee of 50 members, and with the expert advice from Shailesh Gandhi and other people. And I am sure this movement will go to great extent
Today I'm very much impressed with listening to Prabhu, Jayant Singh, and Narottam and Kishan Jain. All the people, you can see the commitment on their face. What I could see is like Shyam Murari Prasad, all the people, when they were speaking the heart out, unable to do anything, unable to achieve anything. Our goal should be to achieve something and make a strategy, make a game plan, make a management, this thing and all, a proper this thing, then only it will work. Otherwise, ऐसा भाषण के माध्यम में चलेगा. मुझे दुख हो रहा है ये सब सुन के, लेकिन take forward करने के लिए, Shivanand, you must make a thing. Any help from my side, I am ready to contribute and I am ready to help. And thank you very much for inviting me. I wish you all the best. धन्यवाद वेंकटरमण जी। और आपने जो भी बातें कही है, आप सबके सजेशंस को लेते हुए, और प्रवीण पटेल जी भी हैं, प्रवीण भाई जी भी हैं, और सब लोग हैं, गांधी सर भी हैं, डिस्कस किया जाएगा इस विषय पर। और भविष्य में यदि ऐसा कुछ है तो हम लोग जरूर काम करेंगे, और ये बराबर विचार चलता रहता है। और आपने भी ये बात रिपीट की यहाँ पर। प्रवीण जी बात कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कार्यक्रम में अंत में, और फिर इसको कंक्लूड किया जाए। कहाँ चले गए शिवानंद भाई? हाँ सर, मैं हूँ, मैं आप ही को सुनना चाह रहा था, और फिर कार्यक्रम को कंक्लूड करें। और तो वोट ऑफ थैंक्स भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वेंकट जी को ही कि आप ही दे दीजिए। आज सबसे बड़ा थैंक्स तो मेन थैंक्स तो शिवानंद जी को देना चाहिए फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। और आज जो जितने मेंबर शामिल हुए, संडे का दिन समय निकाल के, और 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटा एक कुर्सी में बैठ के इतने भाषण सुनना आसान बात नहीं है, लेकिन सब एक दैट शोस योर कमिटमेंट। सो आप जब सबको देखने के बाद, अभी क्या मेरा आशा बढ़ रही है that there is a hope that something will happen because nothing has gone lost, because the very fact इतना जन शामिल हुआ, इतना जन मिला है, इतना जन अपना जो मन की बात रखा है, that shows that when people like you are there, nothing is impossible to achieve. And I also wish to thank Rashmi Oza ji, who took time and gave all her answered all the questions in spite of her busy schedule. I also thank the other speakers, and especially Shailesh Gandhi. I find him, वो हर एक वेबिनार में शैलेश गांधी शामिल होते हैं अपने किंतु, और इंसिडेंटली शैलेश गांधी भी IIT ग्रेजुएट है, और शिवानंद भी IIT ग्रेजुएट है, और पढ़े लिखे आदमी ऐसे समाज सेवा में जुड़ना हार्डली 0.001% आप दिखाई देगा। नॉर्मली IIT ग्रेजुएट को पहला दिन ही 1 करोड़ का सैलरी मिल जाता है अमेरिका में, हर जगह। हमारा खुद के दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, लेकिन ये क्या है, लेकिन वे सब बहुत सब छोड़ के अपना देश का सेवा में लगना, इतने पढ़ के लिखने के बाद, इसके लिए हम I don't know how to thank Shivanand and Shailesh Gandhi and all the people who participated. I also wish to thank Kishan Jain ji, Shyam Murari ji, Narottam ji, Jayant Singh ji, all the people who actively participated in today's this thing. And I wish you all the best. I hope that you form a good team. That is my intention. मैं पिछले कई हफ्तों से आपका देख रहा हूँ, लेकिन सेम विषय अभी RTI दिवस मनाया गया, हमने अन्ना हजारे का बाद भाषण भी सुना, उनके भी उम्र काफी हो चुका है। और आज ही एक न्यूज मिला, हमारा संस्था के पूर्व बहुत एक्टिविस्ट है जितेंद्र पारिक, उसका निधन हो गया कल शाम को कोविड में। तो और सबका उम्र बढ़ते रहे। आज हमारा उम्मीद है ये देश का आगे का भविष्य ठीक होने के लिए शिवानंद जैसा यंगस्टर और other people, you should form a good team at the right time, form a proper management system, and any help from my side I'll give, because I have run several factories anyway. And you also have a donation drive
whatever it is, I think you must have a corpus fund with you, so that only when you give out, shell out money, any activist is there, then only उनका involvement होगा. जैसे हम नरोत्तम जी ने बोला हाई कोर्ट का केस, उसके लिए क्या होगा? ये कैन बी अबाउट लॉट ऑफ एडवोकेट्स. मैंने काफी एडवोकेट का फोटो भी देखा आज का ये पार्टिसिपेंट का. I think they also can pro bono, they can plead the case. You must channelize, you must take complete advantage of the background of the members who participate. I request Shivanand to collect the biodata of all the participants. So you will come to know in what area. I think the starting point is you must collect the biodata of the participants. So you know the educational background, you know their family background, you know their financial background. So all the things. So you must have. So educational background, they use them for administrative work. Just the financial background, but you give them proper honor and collect the funds. And that is the way you can strengthen the organization. I wish you all the best. I thank once again all the participants who participated in today's webinar. And the special credit and thanks must go to Praveen Patel, because it is he, Praveen Patel, is the person responsible for making me active in this forum. And I had taken a voluntary retirement 10 years ago, but he somehow other made me active. Last 1 year, virtually my TV का सामने, computer का सामने ही बैठा हूँ, thanks to Praveen Patel. And because of Praveen Patel, I came to know all great personalities like you. And Shivanand ji, once again, thank you for inviting me and this thing and all. I wish you all the best. And I hope, and I'm sure, age, because the biggest advantage you have is the age. You must be hardly 40 or 45, I don't know. I this thing and all, but you have the age to your advantage, you have the education to your advantage, and you have the greatest oratory skill. I think you must use this. I will give all the support and this thing and all. Praveen Patel is an expert in organization, this thing and all. And I wish you all the best. You have done a great job. And today I'm very much impressed by this webinar. I compliment you. I compliment all the participants for staying so long. Thank you very much. Okay, sir. Let me make an announcement. Next week, we are going to have former Chief Justice of Rajasthan and Odisha High Court, Kalpesh Jhaveri. And along with him, we are fixing up another 1 or 2 more gentlemen, and we will decide further course of action. But the date is fixed. It is 24th. Kalpesh Jhaveri will be the main speaker. Thank you, sir. What is the topic? Topic we will discuss with Shivanand ji. Approximately, it will be related to judiciary and how it can give club with RTI. Okay, because RTI is the main focus, and we will try, because access to justice is already there. 15100 in Madhya Pradesh is not in existence, so maybe we can discuss with Shivanand Bhai, another advocate, and accordingly we go ahead. Thank you, sir. या ओके नमस्ते जी 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 नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट रामन सर। आप इसी तरह से हर कार्यक्रम में आप आते रहें और अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। प्रवीण भाई जी का भी इसी तरह से पूरा सहयोग निरंतर मिल रहा है, और जब से हम लोग मिल करके सब काम कर रहे हैं, हमारे बीच में इतने सब महत्वपूर्ण व्यक्ति आए। सभी साथियों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ पर अपने प्रश्न रखे। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने रखे, बहुत सारे लोगों ने अपने हैंड रेज किए, कई लोगों ने उनमें से आपने पूछे, जो जवाब एक्सपर्ट्स को समझ में आए उन्होंने अपनी तरफ से दिए, और सबको मिल करके काम करते रहना है और बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर कार्य के लिए आगे और चलते रहेंगे अपन, और हर संडे को इसी तरह से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर।